आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह जो है आपके 6 बजे वीडियो डल जाता है 20 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू जो कि आपके टेस्ट के अनुसार है, क्यूज के अनुसार है। यह क्यूज का अगला वीडियो है, चलिए आप लोग देखिएगा। इससे पहले आप लोग जो भी क्यूज डला गया है नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। अभी स्टार्टिंग है, 3-4 वीडियो डला है और जल्दी जल्दी देखना प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके किसी भी स्टेट के किसी भी सेंट्रल लेवल के आप नर्सिंग एग्ज़ाम देते हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी के सभी अगर प्रतिदिन आप 20-20 क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। कहता है लेवोनर्जिस्टल, ठीक है ना, एलएनजी, लेवोनर्जिस्टल एलएनजी आईयूसीडी को कितने समय में बदल देना चाहिए। मतलब यह एक हार्मोनल इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। इसे कितने समय में बदल देना चाहिए। मान के किसी को आईयूसीडी एक बार लगाया गया, लेवोनर्जिस्टल के लगाया गया, तो कितने समय में बदल देना चाहिए। ऑप्शन 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। क्या होगा राइट आंसर, आपको पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 वर्ष में बदल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। कहता है NETEN यानी नीटेन यानी नॉर्थिड्रॉन इनेथेट जो है, नॉर्थिड्रॉन इनेथेट जो है गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है। मतलब नीटेन नॉर्थिड्रॉन इनेथेट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है, यानी प्रेगनेंसी से कितने समय तक बचा सकता है, ए वाला। ठीक है, कहता है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो माय डियर, यह जो नॉर्थिड्रॉन इनेथेट है यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक, तो ऑप्शन नंबर बी 2 माह तक बचा सकता है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे। कहता है आईयूसीडी का सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव क्या है। मतलब आईयूसीडी का सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, रैप्चर ऑफ यूट्रस और एक्सपल्सन ऑफ आईयूसीडी। 4 ऑप्शन दिया है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, रैप्चर ऑफ यूट्रस और एक्सपल्सन ऑफ आईयूसीडी। तो देखिए, आईयूसीडी लगाने में जो सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो है वेजिनल डिस्चार्ज जो है ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वही होगा आपका। मतलब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मासिक स्राव होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा यही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा एक अपना दिया गया है ऑप्शन जिसको बताना है। ऑप्शन ए है नॉर्दर्न ब्लॉट एलिसा, ठीक है, एमिनो ब्लॉट तथा एलिसा, साउदर्न ब्लॉट तथा एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिसा। ठीक है, एलिसा आप लोग जानते हैं टेस्ट है, ये भी एक टेस्ट ही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया गया है। हमसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा पोषण से जुड़ा हुआ जो कमी होता है वह कौन सा है। आयरन डिफिशियंसी, हाइपोथायराइज्म, कैल्शियम डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी। तो मैं आपको बता दूं, सबसे जो कॉमन होता है, अब चूँकि देखिए हाइपोथायराइज्म आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन, कैल्शियम से, जिंक की कमी से, आयरन मतलब आयरन भोज्य पदार्थ से। तो सब आपके भोज्य पदार्थ में मौजूद होता है, लेकिन सबसे जो अधिक पूछ रहा है वह आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो कि एक पोषण एनीमिया होता है और यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। हमें पूछ रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो किशोरावस्था में मृत्यु होता है उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। ऑप्शन ए है आत्महत्या, ऑप्शन बी है दस्त रोग, ऑप्शन सी है सड़क दुर्घटना एंड ऑप्शन डी है एनीमिया।
तो किशोरावस्था में विश्व में सबसे बड़ा जो कारण बनता है मृत्यु का, वह कारण ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है, आत्महत्या। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब होता है कि वैसा डिजीज जो एक से दूसरे में जो है कम्युनिकेट नहीं होता हो, मतलब फैलता नहीं हो। ठीक है ना, गैर संक्रामक, मतलब वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक होगा तब तो फैलने लगेगा। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में क्या सत्य है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जो फैलेगा वो तो संक्रमण कम्युनिकेबल हो जाएगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं, और यही जो है आपका राइट आंसर होगा। वेक्टर द्वारा फैलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका। ठीक है, आगे चलिए। आगे प्रश्न है, किसी वयस्क व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड जो है प्रेशर पूछ रहा है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 120 अपॉन, ठीक है, 120 अपॉन 180 mmHg। ठीक है ना, उसके बाद है 130 से 139 पर, ठीक है ना, 80 से 89 mmHg, 140 से, ठीक है ना, 140 से 159 पर 90 से लेकर 99 mmHg, 100/70, ठीक है ना, 100/70 mmHg। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट बताना है। देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो किसी वयस्क में होता है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक किया है, एक यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, एक नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 120/80 होता है, 120/80 mmHg। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, एक यहाँ पे नहीं होगा। ये हो गया आपका। आगे है यहाँ पे, कहता है मधुमेह डायबिटीज मेलिटस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, पूछ रहा है। डायबिटीज मेलिटस मतलब डीएम मतलब मधुमेह रोग। तो अगर किसी को मधुमेह रोग होता है तो उसमें जो लक्षण पाए जाते हैं क्या क्या, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पॉलीयूरिया मतलब अधिक पेशाब आना, पॉलीडिप्सिया मतलब अत्यधिक पेशाब प्यास लगना, पॉलीफेजिया मतलब अत्यधिक भूख लगना। तो एक बात ध्यान में दीजिएगा कि जो डायबिटीज से पीड़ित मरीज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब भी आता है, अधिक जब पेशाब ज़्यादा होता है तो बार बार प्यास भी बहुत लगता है, और अत्यधिक भूख भी लगता है, जो चीनी से डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे है यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्रश्न है, कह रहा है कि समान व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है। अब मैं बता दूं ये होता क्या है HbA1c। तो यह एक आपके बॉडी में क्या करता है, रेशियो पता करता है कि आपके बॉडी में जो ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है वह कितना तीव्र है। ठीक है, तो HbA1c रेशियो बताता है, और यही चीज़ें हमसे पूछ रहा है कि कितना जो है HbA1c की मात्रा होनी चाहिए ताकि व्यक्ति नॉर्मल होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए है 6% से कम, ऑप्शन बी है 6.5 से 7%, 7 से 8%, ऑप्शन डी है 3% से कम। तो मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति में HbA1c की मात्रा अगर बढ़ी होती है मतलब वह जो है चीनी डायबिटीज़ का पेशेंट कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर नॉर्मल की बात किया जाए तो 6% या इससे कम है तो व्यक्ति जो है ठीक है, उसका नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मामला अगर आपका 6.5 से 7 के बीच में अटका तो फिर यह इंडिकेट करता है कि हल्का फल्का आप बाउंड्री पर है, सीमा पर है। ठीक है ना, सीमा पर है। लेकिन अगर 7 से अधिक % पर चला जाता है तो फिर वो डायबिटिक पीड़ित होते हैं, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। समझ गए चीज़ें को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर यानी RBS, जिसे हम लोग रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, कि मात्रा कितनी मात्रा से मधुमेह का संदेह होनी चाहिए। मतलब जब भी हम RBS चेक कराते हैं तो RBS की जो लेवल है, रेंज है, कितने आने पर वह जो है संदेह के घेरा में आ जाता है कि हाँ इसे डायबिटीज़ हो सकता है। एक वयस्क में 80 mg/dl से 100 mg/dl, 100 mg/dl से 140 mg/dl, 140 mg से ज़्यादा, 200 mg/dl से ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं, संदेह वाला बात जो होता है ना वह 140 पर शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को 140 mg/dl अगर आ रहा है मतलब वह जो है उससे कम है या इतना आ रहा है, तो मतलब उसको हो सकता है खाना पीना पर थोड़ा सा बढ़ गया हो। तो ऐसा कुछ बातें नहीं है, वो बाउंड्री लाइन होता है। लेकिन
140 से ऊपर हो जाए, 150, 160, ठीक है ना, 145, तो डाउटेबल हो जाता है, संदेह वाला हो जाता है। फिर उसको चेक कराना चाहिए फास्टिंग में भी, पीपी में भी, दोनों टाइम, ठीक है। अगर उनमें भी निकल जाए तो फिर उसे जो है डायबिटीज़ का दवाई लेना पड़ता है, समझ गए। अगर मामला 200 से ज़्यादा पहुंच जाए तो फिर तो ये तो कंप्लीट रूप से जो है आपके डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। कहता है मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता, कॉम्प्लिकेशन क्या है। मतलब मधुमेह के समय अगर कोई मधुमेह से पीड़ित है तो सबसे ज़्यादा जो उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वह कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वह हाइपोग्लाइसेमिया का होता है। किसका? ऑप्शन सी, हाइपोग्लाइसेमिया का, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है। त्वचा के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, बी और सी दोनों के माध्यम से। आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो कैंसर फैलता है त्वचा के माध्यम से तो नहीं, बट लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड दोनों के माध्यम से फैल सकता है, क्योंकि सेल जो होता है इसी से मूवमेंट करेगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। कहता है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके स्तन कैंसर के जोखिम को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सब जो है बढ़ाएंगे। तो देख लीजिए, लेट मेनोपॉज, अगर लेट समय से अगर प्रेगनेंसी बंद होता है तो वह जो है कैंसर, स्तन कैंसर का जोखिम को बढ़ाएगा। अत्यधिक वजन भी कैंसर को सूचना देता है। कई व्यक्तियों के साथ अगर यौन संबंध बनाते हैं तो क्या इस कंडीशन में यह जो है स्तन कैंसर के जोखिम बढ़ाएगा। शारीरिक व्यायाम न करने से क्या स्तन कैंसर बढ़ सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने से। ऐसा नहीं है कि कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बना लेगा तो उसका स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि उससे HIV हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है एक से अनेक के साथ यौन संबंध बनाने से, बट ऐसा नहीं है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर ही हो जाएगा, ये चीज़ है। लेकिन ये सब तीनों जो हम लोग देखे हैं इन सब से जो है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि स्तन की स्वयं जांच करने का सबसे उपयुक्त समय कब होता है। मतलब BSC आप लोग जानते हैं ना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है इसमें सबसे जो उपयुक्त समय जो होता है वह कौन सा होता है, जहाँ पे आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक महिला के द्वारा किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त समय महामारी के दौरान, या फिर महामारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन के बाद, महामारी शुरू होने के 10 दिन पहले, या फिर यदि महिला हार्मोन ले रही हो तो रक्तस्राव शुरू होने के अगले दिन। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सबसे उपयुक्त समय ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए वह होता है महामारी के दिन, प्रथम दिन से 7 से 10 दिन के बाद। मतलब जैसे आज अगर मेंसेस शुरू हुआ तो आज के 7 से 10 दिन के बाद जो है हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महिला अगर करेंगी तो यह सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है। अगर एक महिला गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो तंबाकू का सेवन करती है तो उसका असर उसके पेट में पल रहे बच्चे पर जाता है, और इसे कंडीशन में क्या होगा, समय से पहले प्रसव हो जाएगा, बढ़े वजन वाला नवजात शिशु, कम वजन वाला बच्चा, या नपुंसकता। तो इस कंडीशन में गर्भावस्था के दौरान तंबाकू के सेवन करने से करेगी तो महिला सेवन, बट प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, और वह बच्चे कम वजन, लो बर्थ वेट बेबी के साथ जन्म लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं। तो आपको पता है इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं। डायबिटीज़ में कौन से डायबिटीज़, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 1 एंड 3 डायबिटीज़ में। आपको पता होना चाहिए टाइप 1 जो होता है ज़्यादातर बच्चों में होता है, क्योंकि इसमें पैंक्रियाज ही खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से टाइप 1 में इंजेक्शन लेना पड़ता है। टाइप 2 जो कि नॉर्मल तरीके से इंसुलिन का सिक्रेशन तो होता है, बट बॉडी उसका यूटिलाइज कोशिका नहीं कर पाता है, जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और वो डायबिटीज़ जो होता है वह आपका टाइप 2 होता है। तो टाइप 2 में दवाई वगैरह लेकर कंट्रोल आदमी करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, इंसुलिन इंजेक्शन समानतः टाइप 1 में दिए जाते हैं। समान मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव के विकास के लिए नॉर्मल तरीके पर
प्रतिदिन जिस प्रकार से सभी तत्वों खनिजों की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आयोडीन का भी आवश्यकता होती है। कितना आयोडीन प्रतिदिन चाहिए विकास के लिए? 50 से 100 माइक्रोग्राम, 50 से 100 मिलीग्राम, 100 से 150 माइक्रोग्राम एंड 100 से 150 मिलीग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी 100 से 150 माइक्रोग्राम इज द राइट आंसर। ओके, एंड आज का यह आखिरी और लास्ट प्रश्न है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए, आखिरी प्रश्न है। आईपीवी वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन एंड एचपीवी वैक्सीन। मैं आपको बता दूं यह आखिरी प्रश्न है, ठीक है। इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जो है इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, एचपीवी वैक्सीन का, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रेगुलर देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।